नमस्कार दोस्तों, यह कक्षा 10 का प्री बोर्ड परीक्षा है जिसमें खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। बिस्टो की पहला दिया है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, नील देवी, ध्रुव स्वामिनी। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है। नील देवी जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। नील देवी किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नील देवी रचना है, यानी कि इसका आंसर 3 हो जाएगा कि किसका नाटक नहीं है, जयशंकर प्रसाद का नील देवी नाटक नहीं है। और अगला दूसरा नंबर दिया है कि किस लेखक के निबंधों को चिंतामणि नाम से संकलित किया गया है? श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, शांति प्रिय देवी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि नाम से संकलित किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, यानी इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है सेवा सदन, चित्रलेखा, रंगभूमि, गबन। तो दोस्तों सेवा सदन प्रेमचंद्र जी की है, रंगभूमि प्रेमचंद्र जी की है, गबन प्रेमचंद्र जी की है, लेकिन चित्रलेखा इनकी नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि कारवां एकांकी के लेखक हैं। कारवां एकांकी के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, लक्ष्मी नारायण लाल। तो कारवां एकांकी के लेखक कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद, यानी कि 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए, भुवनेश्वर प्रसाद। और दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक हैं। तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान, रांगेय राघव, विवेक राय, फरीश्वरनाथ रेणु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रांगेय राघव, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, रसराज के रचयिता हैं। रसराज के रचयिता हैं मतीराम, केशवदास, बिहारी लाल की घनानंद। रसराज के रचयिता कौन है? मतीराम, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, मतीराम। 7वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है। घनानंद, आलम, बोधा, केशवदास। तो 7 नंबर का दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? डी, केशवदास। ठीक है दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी। और 8 नंबर का क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि प्रगतिवादी काव्यधारा युग के कवि नहीं है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन। तो प्रगतिवादी काव्यधारा के युग के कवि नहीं है, कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि हैं? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं। और क्वेश्चन आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 9 नंबर कि तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया? भरत भूषण अग्रवाल ने, महादेवी वर्मा ने, अज्ञेय ने, जयशंकर प्रसाद ने। तो दोस्तों तार सप्तक का जो संपादन किया था वो कौन है? अज्ञेय जी, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन दे कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, रामविलास शर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर की। तो दोस्तों जो प्रिय प्रवास है वो किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। और 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, अपनी तुतली भाषा में वह सिसिक सिसिक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली, हाँ सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों इसको पढ़ के पता चल रहा है कि ये कौन सा रस है? करुण रस है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 नंबर करुण रस। और 12 नंबर दोस्तों दिया है कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक। तो दोस्तों 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार, यानी कि एक
एक राम घनश्याम यानी कि राम की तुलना यानी कि बादल से, और चातक यानी कि पक्षी तुलसीदास को कहा गया यानी कि रूपक है, रूप की तुलना हुआ है। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 24, 15, 12। तो दोस्तों जो रोला छंद है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 24। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर दिया है कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपकूल, उपनिवेश, उपयुक्त, उपदेश। तो दोस्तों उपसर्ग से उपकूल बना है, उपनिवेश बना है, उपदेश बना है, लेकिन उपयुक्त इससे नहीं बना है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि नीलोत्पल में कौन समास है? नीलोत्पल में कौन समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि। तो दोस्तों 15 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? कर्मधारय समास है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि गेहूं का तत्सम रूप है गेहूं, गोमल, गोमाता, गोधूम। तो दोस्तों गेहूं का जो तत्सम रूप है गोधूम है। दोस्तों बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा गेहूं का जो तत्सम रूप है बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है, यानी कि गेहूं का जो तत्सम शब्द है गोधूम, इसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, गोधूम। और 17 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि त्वया में विभक्ति और वचन है। त्वया में विभक्ति और वचन है। सप्तम विभक्ति बहुवचन, प्रथम विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति एकवचन, पंचम विभक्ति बहुवचन। तो दोस्तों त्वया क्या है? 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी, तृतीय विभक्ति एकवचन। और 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। प्रश्नवाचक वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो दोस्तों जो रचना के आधार पे सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है, लेकिन जो प्रश्न वाक्य है दोस्तों ये रचना के नहीं बल्कि बनावट के आधार पर, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि राजेश द्वारा मधुर गीत गाया गया वाक्य में कौन वाच्य है? वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, भाववाच्य है, करणवाच्य है, कर्मवाच्य है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? कर्मवाच्य, यानी किसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कर्मवाच्य। और अगला क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर दिया है कि इनमें से अविकारी का चयन कीजिए। संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। तो दोस्तों जो इनमें से अविकारी है कौन सा है? क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द का दोस्तों क्या मतलब होता है कि अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण से कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दोस्तों वर्णनात्मक प्रश्न दिया है गद्यांश वाला। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और निम्नलिखित में से किसी एक पद गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों किसी एक, यानी कि आपको 2 गद्यांश दिया है, उसमें से किसी एक को आपको चूज करके आंसर लिखना है। दोस्तों गद्यांश कह दिया है कि मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न आगे होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती है, यानी दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती है। इस एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण सद्गुरु का हास्य होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी संभव होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। उपयुक्त गद्यांश का दोस्तों संदर्भ लिखा है, तो आपको देख के पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे निंदा दिया है तो किसका है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है। और इसके जो रचयिता है वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या। जो है दोस्तों रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करना है। संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से
नहीं गिरता, उसका पतन का कारण सद्गुरुओं का हास्य है। इसका मतलब है दोस्तों कि दूसरों को निंदा करने अपने आप में सुधार की कोशिश नहीं है। यानी कि दोस्तों जो दूसरे की निंदा करते हैं उससे हम में कोई सुधार नहीं होती है। जो दूसरों के हम लोग निंदा करते हैं, सोचते हैं कि हम सही हो जाएंगे, तो ऐसे ही नहीं है। और आगे दोस्तों दिया है कि उसके पतन का कारण सद्गुणों का हास है। यानी कि मनुष्य का जो पतन है, मनुष्य का पतन दूसरों की निंदा से नहीं, मनुष्य का जो पतन होता है दोस्तों दूसरों की निंदा से नहीं बल्कि अपने सद्गुणों के हास्य की से होता है, हास्य से होता है। इसी तरह किसी की बुराई करने से अपनी उन्नति संभव नहीं है। दिया है दोस्तों कि इसी प्रकार मनुष्य की दूसरों की निंदा उन्नति नहीं कर सकता, यानी कि दूसरों की बुराई करने से हमारी उन्नति कभी भी संभव नहीं है। और तीसरा दोस्तों दिया है कि किसी व्यक्ति की उन्नति कब संभव नहीं है। तो दोस्तों किसी व्यक्ति की उन्नति कब संभव नहीं है। सो दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि किसी व्यक्ति की उन्नति कब संभव है, किसी व्यक्ति की उन्नति कब संभव है। तो दिया है यहाँ पे, इसी प्रकार कोई भी मनुष्य की निंदा उसकी उन्नति नहीं कर सकती। उन्नति तो तभी संभव होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। यानी कि क्या हो जाएगा कि अपनी उन्नति के लिए व्यक्ति को दूसरे की निंदा में समय बर्बाद करने के बजाय अपने आंतरिक गुणों और चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, अपने आंतरिक गुणों और चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। और क्वेश्चन दोस्तों अथवा में करके दिया है, मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण हर पग पर खतरे थे, चंद्रतल पर मानव के पग के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं। जिस क्षण डगमग डगमग करते मानव के पग उस धूसरित अनछुई सतह पर पड़े तो मानो वह हजारों लाखों साल से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों और कपोलों कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ। कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिक ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किससे रुचिकर लगेगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो दोस्तों गद्यांश किसे लिया गया है, तो पानी में चांद और चांद पर आदमी से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, जयप्रकाश भारती हैं, डॉक्टर जयप्रकाश भारती। और अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो ये रेखांकित अंश है कि जिस क्षण डगमग डगमग करते हुए मानव के पग धूसरित अनछुई सतह पर पड़े तो मानो वह हजारों लाखों साल के पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों और कपोलों कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ। तो इसका दोस्तों क्या करना है आपको, इसकी जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। तो व्याख्या दोस्तों कैसे हो जाएगा कि जब मनुष्य ने चंद्रमा की धूल भरी अछूत यानी कि धूसरित अनछुई धूल भरी अछूत सतह पर कदम रखा तो उसने लाखों साल मतलब सदियों से चली आ रही उन सभी भ्रांतियों और अंधविश्वासों, यानी कि जो अंधविश्वासों और कपोलों यानी कि भ्रांतियों और अंधविश्वासों को तोड़ दिया, पद प्रहार किया हुआ यानी कि तोड़ दिया। जो लोगों ने चांद के बारे में काल्पनिक और कवियों द्वारा वर्णित धाराओं गलत साबित हुई, क्योंकि वैज्ञानिक ने चांद को बदसूरत और
जीवनहीन करार दे दिया था। यानी कि जो वैज्ञानिक थे वो क्या कहते, चांद को बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिए थे। इसलिए जो कवि थे और जो अंधविश्वास था उस सबका टूट गया। सबका अंधविश्वास जो इस पे था, सब अंधविश्वास टूट गया। और तीसरा है कि किसी भी स्त्री को चंद्रमुखी का लाना रुचिकर क्यों नहीं लगा। तो अब दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा कि जब चांद बदसूरत और जब वैज्ञानिकों ने चांद को बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया, तब ये चंद्रमुखी कहलाना रुचिकर नहीं है। और अगला दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में से किसी पद्यांश पर आधारित उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी किसी एक के। मेरी भव बाधा हरो राधा, नागरी सोई जातन की झाई परे, श्यामु हरित दुत होई, सोहत ओढ़े पितुपटु श्याम सलोने गात, मौनो नीलमणि शैल पर आतपु परे प्रभात। उपयुक्त पद्यांश का दोस्तों संदर्भ लिखना है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ। तो इसका दोस्तों संदर्भ क्या आ जाएगा, ये किससे लिए है, तो जो रीतिकाल के कवि हैं बिहारी जी, उनके द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। और दूसरा में दिया है दोस्तों कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सोहत ओढ़े पितुपटु श्याम सलोने गात। तो जो दोस्तों इसमें कवि जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले और सलोने शरीर पर जब पीले वस्त्र सुशोभित होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले रंग के मणि पर्वत, यानी नीलमणि शैल। नीलमणि शैल का मतलब कि नीले रंग के मणि पर्वत पर प्रभात, यानी कि प्रभात का मतलब सुबह, सुबह की धूप पड़ रही हो। यहाँ से कृष्ण के शरीर का नीलमणि पर्वत से और उनके पीले वस्त्र को सूर्य के प्रभातकालीन धूप से उपमा दी गई है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों तीसरा पूछा है कि कवि किससे अपनी भव बाधा दूर करने की प्रार्थना कर रहा है। यानी जो कवि जो है किससे अपनी बाधा को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो कवि हैं वो किससे कर रहे हैं, चतुर राधा जी से कर रहे हैं। चतुर राधा से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि उनके सांसारिक दुखों और बाधाओं को दूर करें, जिनके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से श्याम यानी श्री कृष्ण भी हरे पीले यानी कि प्रसन्न हो जाते हैं। और अथवा में करके दोस्तों दिया है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है, सरिता का मतलब नदी होता है दोस्तों। सरिता तटनी निमनगा यानी कि नदी होता है, जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। काया रूपी वस्त्र बहाकर। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों इसका संदर्भ क्या आ जाएगा कि जो मृत्यु का स्वागत नामक पाठ है उससे लिया गया है। और इसके जो कवि हैं दोस्तों, पद्यांश में कवि होता है, गद्यांश में लेखक, लेकिन गद्यांश में कवि होते हैं। तो इनके कवि कौन है, सोहनलाल द्विवेदी। और अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि पद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, यानी कि हे भारत के वीर तुम निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करो, और तुम मृत्यु से कभी मत डरो। मृत्यु एक विश्राम स्थल है, यानी कि तुम मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य अपने जीवन भर की थकान को दूर करता है। यानी विश्राम स्थल थकान को दूर करता है और विश्राम प्राप्त करता है, अतः मानव को उससे कभी भयभीत नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों आगे दिया है कि जीव जहाँ से फिर चलता है, यानी कि मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। और आगे दिया है कि धारण कर नवजीवन संबल, यानी कि पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है और पुनः नवीन जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है, यानी कि नया जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या दिया है।
अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि काया रूपी वस्त्र बहाकर में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। और तीसरा में दिया है दोस्तों कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का ससंदर्भित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि इस गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी इयं विमल सलिल तरंगाय गंगाय कूले स्थिता अस्या घटानां वल्याकृतिः पंक्ति धवलानां चंद्रिकायां बहुराजते अगणितः पर्यटकाः सुदूरभ्य देशभ्य नित्यम् अत्र आयान्ति अस्या घटानां शोभा विलोक्य इयं बहुत प्रशंसन्ति। यानी कि जो दोस्तों ये संदर्भ इसका कैसे लिखेंगे कि हमारे हिंदी पुस्तक के संस्कृत खंड से लिया गया है और वाराणसी नामक पाठ से। किस नामक पाठ से लिया गया है दोस्तों, वाराणसी नामक पाठ से। और इसका जो हिंदी अनुवाद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। यानी कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाय गंगाय कूले स्थिता। यानी कि यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घटानां वल्याकृति पंकितः ध्वलानां चंद्रिकाय बहु राजते। चंद्रिकायां बहु राजते। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती है। और आगे दिया दोस्तों अगणितः पर्यटकाः सुदूरभ्य देशभ्य नित्यम अत्र आयान्ति। यानी कि यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। यानी कि अगणित अनगिनत पर्यटक दूर दूर देश से यहाँ आते हैं। अस्या घटानाम शोभा विलोक्य एवं बहुत प्रशंसा। यानी कि यहाँ की जो घाटों की शोभा है उसको देखते हैं और इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और अथवा में करके दिया है दोस्तों, और अथवा में करके दिया है अहम स्वीकृतः समय इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीण नागरिकम् अवदतः प्रथम भावनाम् एव पृच्छतु नागरिकस्यच तं ग्रामीण अकथयत् त्वमेव प्रथम पृच्छ इति। इदं श्रुत्वा स ग्रामीण अवदत् युक्तम् अहमेव प्रथम पृच्छामि। तो ये दोस्तों ग्रामीण बुद्धम यानी कि जो प्रबुद्ध ग्रामीण नामक पाठ है उससे लिया गया है। और इसका क्या हो जाता है, अहम का मतलब दोस्तों हाँ हो जाता है। स्वीकृत समय यानी कि स्वीकृत समय यानी कि शर्त स्वीकार है, हाँ शर्त स्वीकार है। इति अकथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीण, जो ऐसा उस नागरिक ने कहा, उस ग्रामीण ने नागरिक से कहा पहले आप ही पूछो। नागरिकम अवदत्त प्रथम यानी कि पहले तुम ही पूछो। फिर आगे दिया दोस्तों कि नागरिकस्तम ग्रामीण अकथत। यानी कि दोस्तों जो नागरिक था, नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा तुम ही पहले पूछो, तुम ही पहले पूछो। त्वम प्रथम पृच्छ इति। इदम श्रुत्वा स ग्रामीण, मतलब कि यह सुनकर उस ग्रामीण ने कहा ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ। और अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। माता गुरुतराम भूमे खाता पितोच तरस्तथा मनम शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी दृढ़ता। यानी कि माता गुरुतरा भूमि यानी कि माता भूमि से अधिक भारी होती है और पिता आकाश से अधिक ऊंचे होते हैं। मन हवा से भी तेज होता है और चिंता तिनके से भी अधिक होती है। और ये दोस्तों जीवन सूत्राणी है उससे लिया गया है। और अथवा में करके दिया है दोस्तों कि हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महिमम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धा कृत निश्चय। तो दोस्तों जो कृष्ण भगवान होते हैं वो अर्जुन यानी कि कौन्तेय से कहते हैं कि हे कौन्तेय, या तो तुम युद्ध में मारे जाकर
युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय अर्जुन, निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और दोस्तों अगला 5 नंबर दिया कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुक्तिदूत खंडकाव्य के 5म सर्ग का सारांश लिखिए। मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। और भी दोस्तों इधर दिया है ज्योति विहार जवाहर खंड, जो आपका होगा आपको इसमें से लिखना है। और दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक के लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर। और ख में दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सूरदास, रसखान, मैथिली शरण गुप्त, अशोक वाजपेयी। और 7 नंबर दोस्तों दिया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु के कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि दोस्तों आपको एक संस्कृत खंड से श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और 8 में दिया है कि आपके मित्र ने 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो उसे जो एक बधाई पत्र लिखिए। और अथवा में करके दिया है कि डेंगू और मलेरिया के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जिले के चिकित्सालयों में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं को ध्यान आकर्षित कराते हुए जिला चिकित्सक अधिकारी को पत्र लिखिए। और 9 नंबर में दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत। तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों कि पुरुराजा अलक्षेन्द्र सह युद्धम अकरोत नरह किम हित्वा न सोचती। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, नरह काम हित्वा न सोचती। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। भारतीय संस्कृति मूलम ज्ञानम अस्ति, यानी कि ज्ञानम हो जाएगा। चंद्रशेखर स्वपितुः नाम किम अकथत। तो चंद्रशेखर स्वपितुः नाम स्वतंत्रतः इति अकथत। और 10 में दिया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जीवन में अनुशासन और महत्व, प्रदूषण और समस्या का समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, देश प्रेम। और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है पर आपको किसी एक पे से निबंध लिखना है। धन्यवाद दोस्तों।